नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जनवरी 2025 से नए लीगल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशंस, ताकि हम लोगों का लीगल नॉलेज एक्सपैंड होता रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे और हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ सोचने, समझने और इंटरप्रेट करने में। तो इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर कुछ जजमेंट्स को कवर कर रहा हूँ, कुछ आइडियाज़ को कवर कर रहा हूँ आपके साथ, जिससे न सिर्फ आप लोगों को नॉलेज मिलती होगी, लेकिन जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और ये जो डायलॉग है, डिस्कशन विदाउट एनी हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ चीप बेनिफिट, वो और अच्छा बनाता है हमारे इंटरेक्शन को। तो इसी कड़ी में फिर आज मैं एक और जजमेंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का है और ये जजमेंट जिसे कहते हैं ना, कई बेड़ियों को तोड़ने वाला है। दिस जजमेंट इज नॉट ओनली अ वेरी daring judgment, but it's a path breaking judgment. It can change the way investigations are done. It can change the way the evidence are being admissible or inadmissible. और ये जजमेंट का रैमिफिकेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। आई एम श्योर कि ये जजमेंट आगे भी चैलेंज होगा और ये उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। गवर्नमेंट इसे बहुत ही फियर्सली लड़ेगी। ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अगेंस्ट ये जजमेंट है एंड इट अपहोल्ड्स द राइट टू प्राइवेसी। बट लेकिन इसके साथ इस जजमेंट के कई रैमिफिकेशंस। आइए मिलकर इस जजमेंट को डिस्कस करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जजमेंट है, जैसा कि मैंने बताया, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का। ये जजमेंट रिजर्व हुआ था 20 जून 2025 को। रिजर्व का मतलब उस दिन सब सारी आर्ग्यूमेंट सुन के जज साहब इस मैटर को रिजर्व रख लेते हैं, ताकि अब चेंबर में जाके इसके जजमेंट को डिक्टेट कराएंगे। और ये डिलीवर मतलब ये प्रोनाउंस हुआ था 2 जुलाई 2025 को। ठीक है, जज हैं इसमें, आप इन जज के नाम को याद रखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन आनंद वेंकटेश। इनके जजमेंट काफी पाथ ब्रेकिंग होते हैं और वेरी क्लियर हेडेड जजमेंट होते हैं इनके। मैं काफी दिनों से इनके जजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ एंड आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी क्लियर हेडेड, डायरेक्ट एंड नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, नेम ऑफ द जजमेंट है पी किशोर वर्सेस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। इसमें डायरेक्टर सीबीआई इज आल्सो पार्टी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस इज आल्सो द पार्टी। ठीक है, ही इज द petitioner, दे आर द रिस्पोंडेंट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द जजमेंट। ठीक है, what this judgment is about. I'll read a few paragraphs of this judgment. This is a petition filed by the petitioner under Article 226 of the Constitution of India, challenging an order dated 12/8/2011 passed by the first respondent under Section 5(2) of the Telegraph Act and Rule 419A of the Telegraph Rules, authorizing tapping of the mobile phone of the petitioner by the second respondent. देखिए, फोन टैप किया जा रहा था पेटिशनर का बाय द सेकंड रिस्पोंडेंट। सेकंड रिस्पोंडेंट कौन था? सीबीआई, डायरेक्टर सीबीआई। ठीक है, नाउ इसमें डिसाइड क्या होना था, ये देखिए, द केस रेजेस अ सेमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस टचिंग द स्कोप ऑफ द राइट टू प्राइवेसी and the power of the law enforcement agencies to resort to covert surveillance by tapping the mobile phones to obtain information regarding the commission of an alleged crime. The impugned order alleged that interception should be made and disclosed to the CBI for reasons of public safety and in the interest of public order and for preventing incitement to the commission of an offence. इसमें ये था कि जो इन्होंने इंटरसेप्ट किया है वो सीबीआई को बताया जाए फॉर द रीजंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। दो चीजों का आप ध्यान रखिए, दो वर्ड का, पब्लिक सेफ्टी, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये आगे हमको समझने में मदद करेगा।
और ये इस केस के ये टैपिंग के बाद मिस्टर अंदासु रविंदर, ही इज वन ऑफ द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड petitioner, they were FIR was lodged under 120B and section 7 of the Prevention of Corruption Act. ठीक है, उसके बाद ये कैसे पकड़ा गया उसको डिस्कस किया गया है। ये जजमेंट काफी लंबा है, 95 पेजेस का। मैंने कई चीजों को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को बताने में आसानी रहे। This petition has been filed under Article 226 and not by way of petition under Article 482 of the CRPC. This petition under Article 226 has been filed pursuant to the liberty granted by this court. पहले ये 482 में petition फाइल हुई थी, 482 CRPC जो मैंने डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियो में, that is for the regarding the inherent of the power of the High Court, and this is regarding the quashing of the FIR or the charge sheet. The impugned order जो पास हुआ था, that was passed under section 5(2) of the Act, Telegraph Act, and 490 rule 419A of the rules, telegraph rules only. Tapping of the phone in the instant case has been done in the consonance with the law. This is the argument. First respondent, they have raised the argument. उसके बाद उन्होंने बोला the argument based on the right to privacy is not able to guilty citizen. ठीक है, ये उन्होंने argument किया था। थर्ड रिस्पोंडेंट, उन्होंने भी सीबीआई के, वो भी प्रिटेंडेंट थे, उन्होंने बताया सीबीआई हैड रजिस्टर्ड अ रेगुलर एफआईआर ऑन 29/8/2011। फिर उसके बाद कैसे कैसे अरेस्ट किया गया वो डिस्कशन है। और सीबीआई ने आर्ग्यू किया, अकॉर्डिंग टू द सीबीआई द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 5(2) ऑफ द एक्ट हैज बीन पास्ड ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक इमरजेंसी. As regard the expression public safety occurring in section 5(2), the CBI stated that this aspect cannot be confined to event or situation which would be apparent to any reasonable person. ठीक है, फिर उन्होंने ये लिया, the power to take voice samples has been recognized by the Honorable Supreme Court in the case of so and so, and the use of intercepted voice conversation was upheld by the learned single of this court in so and so case. This court मतलब मद्रास हाई कोर्ट। फिर रिप्लाई एफिडेविट भी आया, उसके बाद वही लिया, सेक्शन 5(2) repeats the expression expression public safety. फिर उसके बाद पब्लिक ऑर्डर को डिस्कस किया गया इन द लाइट ऑफ पीयूसीएल का केस। ये पीयूसीएल का केस इज आल्सो अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग द राइट ऑफ प्राइवेसी एंड द पावर ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसी टू टैप द फोन्स। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद सबके आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फिर वो एमपी शर्मा का केस, फिर खड़क सिंह का केस जिसमें राइट टू प्राइवेसी, और फिर ये लाइन में पढ़ना चाहूंगा, once Article 21 was triggered, the impairment of a fundamental right would have to be sustained only on the anvil of a procedure established by law. जैसे आर्टिकल 21 में है, nobody can be deprived of legal right unless procedure established by law. The statutory backing to tap phones is traceable to section 5(2) of the act. Unless the jurisdictional condition of that provision satisfied, phone tapping would be illegal. फिर POCL का judgment डिराइव किया गया, एनालाइज किया गया। The Supreme Court held that neither the occurrence of public emergency nor the interest of public safety is a secretive condition or situation. फिर और भी ये हैं, उसके डिस्कशन किए गए हैं 490 में और जजमेंट का। फिर है the decision was rendered at time when right to privacy was not recognized under Article 21. ठीक है, 2011 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट को स्वामी का जजमेंट उस समय आया नहीं था, तो ये सभी डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था। फिर इसमें ASG अपीयर हुए थे गवर्नमेंट के लिए और उन्होंने सबमिशन रखा, the provision of section 5(2) of that ought to be expanded. This is very important. लर्नेड ASG ने आर्ग्यू किया कि 5(2) में जो लिखा है पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी, दैट हैज टू बी एक्सटेंडेड टू अकोमोडेट न्यूअर कंटीजेंसी सच एज द केस ऑन हैंड. Since the matter involved corruption in high places, the issue involved risk to a public safety. Similar argument अलग अलग शब्दों में इन्होंने की. The complete application of mine while passing the impugned order, जो petition ने बोला था there is no application of mine. ठीक है, फिर उसके बाद और जजमेंट को भी कंसीडर किया गया. लास्टली द प्रेजेंट केस इन्वॉल्व सीरियस क्राइम ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन एंड द इंटरसेप्टेड कन्विक्शन लेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर. तो सीबीआई का कहना था, गवर्नमेंट का कहना था कि
ये टैपिंग के बाद हम लोग एफआईआर कर पाए और हमने करप्शन को फाइंड आउट किया। अब इसको कोर्ट ने इशू फ्रेम किए कि हमें डिसाइड क्या करना है। उन्होंने 4 इशू फ्रेम किए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेसी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस? Does the impugned order meet the requirement of Section 5(2) of the Act? Have the respondent complied with the procedural safeguard as set out in 419 of the rules? If the answer to question number 2 and 3 is in the negative, what is the effect of evidence collected? देखिए, अगर आप लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा कि एविडेंस चाहे कैसे भी कलेक्ट करो, एविडेंस एविडेंस होता है, चाहे वो उसका सोर्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जजमेंट मेरे हिसाब से लैंडमार्क इसलिए है बिकॉज दिस जजमेंट इज सेइंग अगर आपका प्रोसेस गलत है तो उस एविडेंस को प्रोसिक्यूशन एजेंसी कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाएगी। एडमिसिबिलिटी इनएडमिसिबिलिटी छोड़िए, वो पेश ही नहीं कर पाएगी। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस। ठीक है, ये दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इसी बात के लिए ये जजमेंट बहुत आगे तक जाने वाला है। लैंडमार्क जजमेंट, स्वीपिंग जजमेंट। ठीक है, फिर इसको ये किया, कंसिडर किया राइट टू प्राइवेसी एंड फोन टैपिंग। पहले के भी कई सारे यूके के बहुत सारे लॉज देखे गए और फिर उसके बाद इंडिया में देखा गया राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया। एमपी शर्मा जो सर्चलाइट केस था, 8 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर कई सारे जजमेंट्स को कंसिडर करते हैं। दिस इज अ 95 पेजेस जजमेंट और वेरी इलेबोरेटिव। एंड देखिए, जजमेंट्स कुछ जजमेंट काफी बड़े हो जाते हैं बिकॉज क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस को भी डिस्कस करना होता है, इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को भी डिस्कस करना होता है, तो कई बार जजमेंट काफी लंबे हो जाते हैं। और ये इस जजमेंट ने तो काफी कुछ डिसाइड किया है। तो इफ दिस जजमेंट इज लॉन्गर, वी शुड नॉट बी वेरी एजिटेटेड अबाउट इट। अब देखिए, इन्होंने पीओसीएल का एक जजमेंट, पीओसीएल में फोन टैपिंग का इशू पहले भी डिस्कस हुआ था, तो इस इशू को यहाँ पे कॉपी किया गया है, कंसिडर किया गया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सेक्शन 5(2) ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट, जिसके बेसिस पे ये फोन टैप किया गया, उसको भी कोर्ट ने कंसीडर किया, जो जैसे कि पीओसीएल वाले जजमेंट में किया गया था। और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी को इन्होंने डिफाइन किया कि पब्लिक सेफ्टी को कैसे इन दोनों जजमेंट में कंसीडर किया गया है। आई वांट टू रीड दिस। द एक्सप्रेशन पब्लिक सेफ्टी मींस the state or condition of freedom from danger or risk to for the people at large. Neither the occurrence of public emergency nor the interest of public safety is the secretive condition or situation. Either of the situation would be apparent to a reasonable person. फिर ultimately, फिर यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन दी कोर्ट ने, देयर अपीयर्स टू बी नो सीरियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट सिंस द ऑर्डर डिसाइड दैट इट इज पास्ड फॉर रीजंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी which the court is required to presume in the interest of public safety as provided in section under 5(2) of the Act. But the invocation of this ground in this case is clearly unsustainable since the Honorable Supreme Court in the PUCL case held as follows. The expression public safety means the state or condition of freedom from danger or risk of people at large. Neither the occurrence of public emergency nor the interest of public safety are secretive condition or situation. Either of the situation would be apparent to a reasonable person. फिर ये कॉवर्ट सर्वेलेंस था, ये इसको किया गया वेदर दिस इज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये करते करते अल्टीमेटली कंक्लूजन आप देखिए इस केस में, कंक्लूजन्स पैरा 97 में कोर्ट ने इसको समराइज किया है। द राइट टू प्राइवेसी इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21। ये तो पुट्टुस्वामी में जो बोला है वही रिपीट किया गया है। Telephone tapping constitutes a violation of the right to privacy unless such justified by a procedure established by law. Section 5(2) of the Act authorizes the interception of telephones on the occurrence of public emergency or in the interest of public safety. Both these conditions are not secretive conditions or situations. Either of the situations would be apparent to a reasonable person, as laid down in para 28 of the decision of the Honorable PUCL case. It is only when the two situations exist the authority may pass an order directing interception of the messages after recording its satisfaction that it is necessary or expedient so to do in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations. This, in the instead case, the impugned order dated 12/8/20 does not fall either under the public emergency or in the interest of public safety. So this is ultimately say unconstitutional declare किया है. The respondent have also contravened rule 419A(17) of the rules by failing to place the intercepted material before the review committee with the stipulated time to
examine as to whether the intersection was made in compliance section 5(2). As a consequence, the order dated is set aside as unconstitutional and without jurisdiction. अनकॉन्स्टिट्यूशनल विदाउट jurisdiction, आपको पावर ही नहीं था टैप करने का, और वो वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी. It follows that the intercepted conversation collected pursuant to the improved order dated in violation of shall not be used for any purposes. So ये किसी चीज के लिए यूज नहीं हो, ये कोर्ट में कंसिडर ही नहीं हो सकता. It is however made clear that the above direction shall have no bearing on the other material. हाँ, अगर अदर मटेरियल जो फोन टैपिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट विल बी कंसिडर्ड. तो आप देख रहे हैं कि जजमेंट कितना पाथ ब्रेकिंग है, बिकॉज इट हैज मेड पुलिस एजेंसीज के को एक जिसे कहते हैं बांध दिया है. वो लोग बंधे पहले भी थे, लेकिन जिसे कहा था कि कोई इतने डीप में गया नहीं, कोई चैलेंज नहीं करता था कि टैपिंग कर ली थी तो टैपिंग कर ली, वेदर दे हैव द परमिशन और नॉट, कोई इतने डीप गया नहीं. इन्हीं सब चीजों में हम लॉयर्स की जरूरत पड़ती है या लीगल माइंड की जरूरत पड़ती है कि आप हर एक चीज पे जाइए जहां पे आप पर्सनल लिबर्टी किसी की बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक चीज आपको देखनी पड़ती है. और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं उतरता या चढ़ता है. कॉन्स्टिट्यूशन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हर जगह वॉयलेट होता है या अपहेल्ड होता है. तो एज अ लॉयर, एज अ लीगल पर्सन, वी शुड बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इन्वेस्टिगेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही होती है, अगर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो वो कन्विक्शन हैज टू बी सेट असाइड. लेकिन एक चीज इस जजमेंट के बारे में ये मैं बोलना चाहूंगा. देखिए, ये ना रिट पिटीशन 2018 की है, ठीक है. पहले ये 2018 की ये थी कि पहले ये मैटर इन्होंने 482 में फाइल किया, तो वो मैटर भी चलता रहा. उसके बाद वहां से उन्होंने बोला कि 482 में हम नहीं डिसाइड कर सकते, तो फिर ये 226 आर्टिकल 226 में ये फाइल हुआ. तो 2018 के केस को डिसाइड होते होते 2025 आ गए, तो 7 साल लगा. देख रहे हैं, भारत की कोर्ट में ऐसे नहीं है जजमेंट सही नहीं आते, समय लग जाता है क्योंकि इतनी पेंडेंसी है जजेस के पास भी. अब ये 95 पेजेस के जजमेंट लिखने के लिए आपको कितनी दिन सुनना पड़ा होगा. तो जजमेंट ऐसे नहीं है कि मशीन में डालो और निकल के चले आए, दिमाग लगाना पड़ता है. तो जजेस दे टेक देयर ओन टाइम. सो आप समझ रहे हैं ये जजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जिसे कहते हैं निरंकुश होने को, उनके आर्बिट्रेरीनेस को एक बंधन में बांध दिया है. और ये क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए बहुत ही पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और सोचने और समझने का मौका देगा, और ये डिफेंस लॉयर्स को अपने केस, अपने क्लाइंट्स को और रिग्रेसिवली अग्रेसिवली बचाने में हेल्प करेगा. तो आई बिलीव आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा. आप इस वीडियो को लाइक करिए. इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी. और अपने कमेंट्स और सजेशन देते रहिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.